लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का दूसरा परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बगीचे का संकल्प उनके अन्यान्य अनेक संकल्पों की भांति सीमाहीन कल्पना क्षेत्र में कब खो गया, सो अमल और चारू दोनों में से किसी को भी मालूम न हुआ। अब अमल की रचनाएं ही उनकी आलोचना और परामर्श का प्रधान विषय बन गया। अमल आकर कहता, भाभी, एक बहुत ही उम्दा भाव दिमाग में आया है। चारू उत्साहित हो उठती, कहती, चलो अपने दक्षिण के बरामदे में, यहां अभी मंदा पान लगाने आएगी। चारू कश्मीरी बरामदे में एक पुरानी बेंत की आराम कुर्सी पर बैठ जाती और अमल रेलिंग के नीचे वाले ऊंचे हिस्से पर बैठकर पैर फैला देता। अमल के लिखने के विषय अक्सर सुनिर्दिष्ट नहीं होते, लिहाजा स्पष्ट करके कहना उसके लिए कठिन था। गोलमाल करके वो जो कुछ कहता उसे साफ साफ समझ लेना किसी के भी बूते की बात नहीं। अमल खुद ही बार बार कहा करता, भाभी, तुम्हें अच्छी तरह समझा नहीं सकता। चारू कहते, नहीं, मैं बहुत कुछ समझ रही हूं, तुम इसे लिख डालो, देर न करो। वो कुछ समझकर और कुछ ना समझकर, बहुत कुछ कल्पना करके और बहुत कुछ अमल के व्यक्त करने के आवेग से उत्तेजित होकर मन ही मन न जाने क्या एक चीज बनाकर खड़ी कर लेती कि उसी से उसे आनंद मिलता और मारे आग्रह के वो अधीर हो उठती। चारू उसी दिन शाम को पूछती, कहाँ तक लिख लिया? अमल कहता, इतनी जल्दी कहीं लिखा जा सकता है? चारू दूसरे दिन सवेरे जरा कुछ नाराजगी के स्वर में पूछती, कहाँ, तुमने उसे लिखा नहीं? अमल कहता, ठहरो और जरा सोच लेने दो। चारू नाराज होकर कहती, तो रहने दो। शाम को वही गुस्सा जब इकट्ठा हो होकर बातचीत बंद होने की नौबत ला देता, तब अमल रूमाल निकालने के बहाने जेब में से लिखे हुए कागज का कुछ हिस्सा निकालता। लम्हे भर में चारू का मौन भंग हो जाता। वो कह उठती, वो क्या है, तुमने लिखा तो है, मुझसे झूठ, दिखाओ। अमल कहता, अभी खत्म नहीं हुआ और थोड़ा सा लिख के तुम्हें सुनाऊंगा। चारू, नहीं, अभी तुमको सुनाना होगा। अमल अभी सुनाने के लिए ही व्यस्त रहता, पर चारू से कुछ देर तक छीना झपटी कराए बिना वो सुनाता नहीं। उसके बाद अमल कागज हाथ में लेकर पन्ने ठीक कर लेता, पेंसिल से दो एक संशोधन करता रहता और तब तक चारू पुलकित कुतूहल से जल के भार से झुके हुए बादल की तरह उन कागजों पर झुकी रहती। अमल दो चार पैराग्राफ जब जितना लिखता, हाल की हाल उसे चारू को सुना देना पड़ता है। बाकी बिना लिखे हुए अंश का आलोचना और कल्पना के द्वारा मंथन होता रहता। अब तक दोनों जने आकाश कुसुम के चयन में नियुक्त थे। अब काव्य कुसुम की खेती शुरू हो जाने से दोनों ही और सब बातें भूल गए। एक दिन तीसरे पहर अमल कॉलेज से लौटा तो उसकी जेब कुछ ज्यादा भारी सी मालूम हुई। अमल जब घर में घुसा तब चारू ने अंतःपुर की खिड़की से उसकी जेब की पूर्णता देख ली। अमल और दिन कॉलेज से लौटकर घर के भीतर पहुंचने में देर न करता था, पर आज वो अपनी भरी जेब लिए बाहर के कमरे में ही रह गया, जल्दी भीतर जाने का नाम तक न लिया। चारू ने अंतःपुर के सीमांत तक आकर कई बार तालियां बजाईं, पर किसी ने सुना ही नहीं। चारू कुछ नाराज होकर अपने बरामदे में जा बैठी और मनमथ दत्त की एक किताब हाथ में लिए पढ़ने की कोशिश करने लगी। मनमथ दत्त नवीन लेखक हैं। उसकी लेखन शैली बहुत कुछ अमल के ढंग की है और इसलिए अमल कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता। कभी कभी चारू के सामने उसकी रचना विकृत उच्चारण से पढ़कर व्यंग किया करता और चारू अमल के हाथ से उस किताब को लेकर अवज्ञा के साथ दूर फेंक दिया करती। आज जब उसने अमल के पैरों की आहट सुनी तो उसी मनमथ दत्त की कलकंठ पुस्तक उसने मुंह के सामने उठाकर अत्यंत एकाग्रचित्त से पढ़ना शुरू कर दिया। अमल ने बरामदे में प्रवेश किया। चारू ने उसकी तरफ ध्यान भी न दिया। अमल बोला, भाभी, क्या पढ़ा जा रहा है? चारू को निरुत्तर देख अमल चौकी के पीछे आकर खड़ा हो गया और पुस्तक देखी। बोला, मनमथ दत्त का गलगंड है। चारू ने कहा, उफ, परेशान न करो, मुझे पढ़ने दो।
पीठ के पास खड़ा खड़ा अमल व्यंग्य के स्वर में पढ़ने लगा। मैं तृण हूं, क्षुद्र तृण। भाई रक्तांबर राजवेशधारी अशोक, मैं एक तृण मात्र हूं। मेरे फूल नहीं, मेरे छाया नहीं। अपना मस्तक में आकाश में नहीं उठा सकता। बसंत की कोयल मेरा आश्रय लेकर कुहू कुहू स्वर से जगत को उन्मत्त नहीं करती। फिर भी भाई अशोक, तुम अपनी उस पुष्पित उच्च शाखा से मेरी उपेक्षा न करो। तुम्हारे पांवों पर पड़ा हूं, मैं तृण हूं, तो भी मुझे तुम तुच्छ न समझो। अमल इतना अंश पुस्तक से पढ़कर उसके बाद अपनी तरफ से बना बनाकर व्यंग्य की ध्वनि में कहने लगा। मैं केलों की गहर हूं, भाई कद्दू, भाई गृह छप्पर बिहारी कद्दू। मैं नितांत ही कच्चे केले की गहर हूं। चारू कौतूहल के मारे गुस्सा न हो सकी, हंसकर उठ बैठी और किताब फेंक कर बोली, तुम बड़े ईर्ष्यालु हो। अपनी रचना के सिवा और किसी की भी कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं आती। अमल ने कहा, तुम्हारी बड़ी भारी उदारता है। जो तृण भी मिल जाए तो तुरंत निकल जाना चाहती हो। चारू, अच्छा महाशय जी, मजाक करने की जरूरत नहीं। जेब में क्या है, जल्दी निकालिए। अमल, क्या अंदाज है तुम्हारा। बहुत देर तक चारू को तंग करके अमल ने जेब में से सरोरूह नामक विख्यात मासिक पत्र निकाला। चारू ने देखा उस पत्र में अमल का वो मेरी कॉपी नामक लेख प्रकाशित हुआ है। चारू उसे देखकर चुप रही। अमल ने सोचा था कि भाभी बहुत खुश होंगी, मगर खुशी का विशेष कोई लक्षण न देखकर उसने कहा, सरोरूह में एरू गैरू लेख नहीं निकलते। अमल कुछ ज्यादा कह गया। असल में किसी प्रकार चलने लायक लेख हाथ पड़ने पर संपादक उसे छोड़ते नहीं। पर अमल ने चारू को समझा दिया कि संपादक बहुत ही कड़े आदमी हैं। 100 लेखों में से एक लेख छांट लेते हैं। सुनकर चारू खुश होने की कोशिश करने लगी, लेकिन खुश न हो सकी। किस वजह से उसके मन में चोट पहुंची, इसे उसने समझ देखने की कोशिश की, पर कोई संगत कारण न निकाल सके। अमल की रचना असल में अमल और चारू दोनों की संपत्ति थी। अमल लेखक था और चारू पाठिका। उसकी गोपनता ही उसका प्रधान रस है। उस रचना को सभी कोई पढ़ेंगे और बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। ये बात चारू को क्यों इतना दुख दे रही थी, वो अच्छी तरह समझ न सकी। परंतु केवल एक पाठक से लेखक की आकांक्षा ज्यादा दिनों तक नहीं मिट सकती। अमल ने अपनी रचनाओं को छपवाना शुरू कर दिया और प्रशंसा भी पाई। बीच बीच में भक्तों की चिट्ठी आने लगी। अमल उन्हें अपनी भाभी को दिखाया करता। चारू उससे खुश भी होती और दुखित भी। अब अमल को लिखने में प्रवृत्त करने के लिए एकमात्र चारू के उत्साह और उत्तेजन की आवश्यकता नहीं रही। अमल को बीच बीच में कभी कदा नाम हस्ताक्षर शून्य रमणियों की चिट्ठियां भी मिलने लगीं। उनके लिए चारू उसका मजाक उड़ाती, पर आराम नहीं पाती। सहसा उनकी कमेटी के बंद द्वार को खोलकर देश की पाठक मंडली उन दोनों के बीच में आ खड़ी हुई। भूपति ने एक दिन फुर्सत मिलने पर कहा, हाँ तो चारू, अपना अमल जो इतना अच्छा लिख लेता है, सो तो मुझे नहीं मालूम था। भूपति की प्रशंसा से चारू खुश हुई। अमल भूपति का आश्रित है, पर अन्य आश्रितों से उसमें पार्थक्य है। ये बात पति के समझ लेने से चारू ने मानो गर्व का अनुभव किया। उसके मन का भाव था, अमल को क्यों मैं इतना स्नेह और आदर करती हूं, सो इतने दिनों बाद तुम लोग समझे। मैं बहुत दिन पहले ही अमल की मर्यादा समझ गई थी। अमल किसी के लिए भी अवज्ञा का पात्र नहीं है। चारू ने पूछा, तुमने उसके लेख पढ़े? भूपति ने कहा, हाँ नहीं, ठीक पढ़े तो नहीं, समय ही नहीं मिलता। पर अपना निशिकांत पढ़ के खूब तारीफ कर रहा था। वो हिंदी के लेख अच्छा समझ लेता है। चारू की ये एकांत इच्छा थी कि भूपति के मन में अमल के प्रति एक सम्मान का भाव जाग उठे। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का दूसरा परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।